नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे नर्सिंग के क्लब के ऑनलाइन सेक्शन में। आज हम होम हेल्थ एड के चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे, जो है संक्रमण नियंत्रण और रोकथाम। संक्रमण नियंत्रण, संक्रमण मतलब इन्फेक्शन जो मरीज से एक होम हेल्थ साइट में या अस्पताल से फैलता है, जिसे रोकने के क्या क्या नियंत्रण किया जा सकता है, कैसे से रोकथाम को रोका जा सकता है, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। कार्य सूची। पहला है संक्रमण नियंत्रण कैसे करना है, स्लाइड नंबर 6 से 7 पर हम पढ़ेंगे। दूसरा है संक्रमण नियंत्रण की आवश्यकता क्यों है, स्लाइड नंबर 8 से 11 पर हम लोग पढ़ेंगे। तीसरा है संक्रमण का चक्र, संक्रमण कैसे फैलता है, इसके लिए स्लाइड नंबर 12-13 पर हम लोग पढ़ेंगे। चौथा है संक्रमण नियंत्रण के उपाय क्या क्या हैं, स्लाइड नंबर 14 और 15 पर हम पढ़ेंगे। पांचवा मानक सावधानियां, क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए हमें, स्लाइड नंबर 16 से 19 पर हम लोग पढ़ेंगे। छठा है मानक सावधानियां आचरण, रोगी देखभाल के उपकरण और आपूर्तियां, कैसे उसके उपकरणों को और आपूर्तियों को प्रिवेंशन से बचा सकते हैं, जो स्लाइड नंबर 20 और 21 पे हम लोग पढ़ेंगे। सातवां है संक्रमण नियंत्रण में होम हेल्थ की क्या भूमिका रहती है, जो स्लाइड नंबर 22 और 24 पर हम पढ़ेंगे। आठवां दवा अल्सर क्या होता है, इसके बारे में हम लोग 25 से 28 स्लाइड पर हम लोग जानेंगे। नवा है खून बहना, कैसे खून को रोका जा सकता है, खून कहाँ कहाँ से बह सकता है, इसके लिए स्लाइड नंबर 29 से 35 पर हम लोग पढ़ेंगे। 10वां है अभ्यास प्रश्न करेंगे फिर, जो स्लाइड नंबर 9 और 16 पर है। संक्रमण नियंत्रण क्या होता है। अस्पताल और नर्सिंग होम में जब एक होम हेल्थ साइट जाता है तो मरीज से फैले हुए संक्रमण को बचाने के लिए और हमसे जो संक्रमण होता है उसे बचने के लिए कैसे आप संक्रमण नियंत्रण कर सकते हो, इसके बारे में एक होम हेल्थ साइट को हम आज बता रहे हैं। अस्पतालों और नर्सिंग होम सहायक घरों और अन्य स्थानों पर जहां स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती है, वहां संक्रमण को नियंत्रित करना बहुत महत्वपूर्ण है। यह रोगियों, निवासियों, कर्मचारियों और आगंतुकों में संक्रमण या रोगाणु के प्रसार को रोकने का पहला चरण है। हमें इन क्षेत्रों में कुछ विशेष करके संक्रमण को नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं। ऐसी जगह जहां अस्पतालों हुआ, नर्सिंग होम सहायक हुआ, ऐसे जगह पे अपन को संक्रमण को रोकने के लिए क्या करना चाहिए, एक रोगाणु प्रसार को रोकना चाहिए। उन्हें रोकने के लिए अपनी सेफ्टी, जो अपन ग्लव्स पहनते हैं उनकी, मरीज के आसपास की व्यवस्था, साफ सफाई, ऐसी चीजों का ध्यान रखना होता है। अब उपकरण और आपूर्तियां। सबसे पहले उपकरणों को सही प्रकार से रखना, उनकी साफ सफाई रखना, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। हम संक्रमण को रोकने के लिए खुली त्वचा सतहों पर जीवाणु रहित ड्रेसिंग का उपयोग सबसे अधिक करते हैं। हमें रोगाणु के प्रसार को रोकने के लिए मरीज के उपकरणों और आपूर्तियों को भी स्वच्छ रखते हैं। जैसे इन्फेक्शन, एक मरीज से लिया हुआ उपकरण दूसरे मरीज को उपयोग करने से पहले उसे ऑटोक्लेव किया जाता है, उसे साफ सफाई की जाती है और साफ सफाई करके ही दूसरे मरीज को हम लोग उपयोग कर सकते हैं। पर्यावरण, हम सभी मरीजों के कमरों को स्वच्छ और आरोग्य बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। साफ सुथरे कमरे और एक साफ अस्पताल या नर्सिंग होम कम रोगाणु फैलता है। जब एक आप होम हेल्थ पे कार्य करने जा रहे हो तो वहाँ पे मरीज की रूम की साफ सफाई, क्लीननेस रखना बहुत जरूरी होता है, जिससे उससे इन्फेक्शन नहीं फैले और आपको भी इन्फेक्शन नहीं हो। इससे बचने के लिए पर्यावरण व्यवस्था सही सुचारू रूप से स्वच्छ रखना चाहिए। अस्पताल में भी हम लोग जब जाते हैं तो वहाँ की भी क्लीननेस को देखा जाता है। इस चीज को हमें बिल्कुल प्रॉपर रूप से ध्यान रखना होता है। हमारा कार्यकर्ताएं, क्या क्या पर्ताएं होती है। सभी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को मानक सावधानी का उपयोग करना चाहिए, जो सावधानियां हो तो उसका उपयोग करना चाहिए। हमारा अपना स्वास्थ्य क्या है। सभी स्वास्थ्यकर्ताओं जो सर्दी या फ्लू के साथ काम पर आते हैं, वैसे अपने रोगियों में भी फैल सकता है। हमें पर्याप्त आराम मिलना चाहिए, अच्छा भोजन लें, हेपेटाइटिस बी का टीका लगवाएं जिससे वह ठीक से रह सके, और जिनकी हमें देखभाल करते हैं उन्हें कोई नुकसान पहुंचाने के बिना काम करें। जब हम अधिक ठंड, फ्लू या अन्य बीमारी से पीड़ित हो जो हमारे मरीज हमसे पकड़ सकते हैं, तो हमें घर पर रहना चाहिए। हमारे मरीजों और निवासियों के स्वास्थ्य की स्थिति, कई बुजुर्ग लोगों और उन्हें जिन्हें सांस लेने की समस्याओं का इतिहास हो, उन्हें निमोनिया और फ्लू के टीके लगवाने चाहिए,
जो उनकी इन आम बीमारियों के खिलाफ रक्षा करेंगे। हमारा अपना स्वास्थ्य खुद का भी सेफ्टी रखनी चाहिए। आपको अगर फ्लू में काम कर रहे हो, सर्दी के मौसम में काम कर रहे हो, तो अपने को क्या करना है, सबसे पहले पर्याप्त आराम चाहिए। अपने को खुद को स्वस्थ रखना है और अच्छा भोजन खाना है। और जो हॉस्पिटल में या होम हेल्थ सहायक में कार्य कर रहा हो, उसे हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन लगवाना चाहिए। अगर कोई मरीज सांस की तकलीफ हो, उसे निमोनिया या फ्लू का जो टीका होता है, जो टीकाकरण सारणी में हम लोगों ने पढ़ा था, वो टीका लगाना चाहिए, जिससे वो सुरक्षित रह सके। अब संक्रमण नियंत्रण की आवश्यकता क्यों होती है? संक्रमण नियंत्रण की आवश्यकता संक्रमण कई कारणों से अस्पताल और नर्सिंग होम में एक बड़ी समस्या है। कारण है, रोगाणु बहुत छोटे होते हैं और उन्हें देखा नहीं जा सकता। हम नहीं जानते कि कब हम रोगाणु फैला रहे हैं, क्योंकि हम उन्हें देख नहीं सकते। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को चाहिए कि वे जो भी काम करें, संक्रमण नियंत्रण को उसका हिस्सा बनाएं। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रोगाणु के प्रसार को रोकने के लिए हमें चाहिए कि काम करने से पहले हम अपने हाथ धोने चाहिए। अस्पताल, नर्सिंग होम में लोगों के संक्रमित होने का खतरा अधिक होता है, क्योंकि ये संक्रमण अस्पताल और नर्सिंग होम में बहुत तेजी से फैल सकता है। रोगाणु, जो कीटाणु होते हैं, वो बहुत छोटे होते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देते। ऐसे कीटाणुओं के लिए एक होम हेल्थ सहायक को सबसे पहले क्या करना चाहिए, अपने हाथों को प्रॉपर तरीके से धोना चाहिए, मरीज को छूने से पहले और मरीज को छूने के बाद, जिससे वो जो जीवाणु है, रोगाणु है, उनसे वो बचा सके मरीज को और स्वयं को। संक्रमण से मौतें, अस्पताल में रहने की अवधि लंबी होती है और वह बहुत सारा पैसा भी खर्च कराते हैं। हानिकारक कीटाणु जो लोग को बीमार कर सकते हैं, रोगजनक कहलाते हैं। वे संक्रमण और बीमारियां फैलाते हुए संकेत है। वे घाव में संक्रमण, जुखाम, निमोनिया, HIV और अन्य बीमारियों के कारण बन सकते हैं। ऐसे मरीज जो लंबे समय तक अस्पताल में एडमिट हो या होम हेल्थ सहायक में काम कर रहे हो, तो लंबे समय का मरीज होता है, उसमें कई प्रकार की बीमारियां आ सकती है, जैसे जुखाम हो सकती है, निमोनिया हो सकता है, HIV हो सकता है। ऐसी बीमारियों में संक्रमण को रोकने के लिए एक प्रॉपर तरीके से, लंबी तरीके से रोगाणु को रोकने के लिए एक होम हेल्थ सहायक को अपने प्रिवेंशन का ध्यान रखना होता है। अब अभ्यास प्रश्न, संक्रमण को नियंत्रित करने के तरीकों में क्या क्या शामिल हो सकता है? बताइए आप लोग, क्या क्या शामिल करना है? सबसे पहले हाथों की सफाई करनी है, फिर उसके बाद व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण करने हैं, सही है क्या? रासायनिक विषकरण और कीटाणु शोधन करना है, ये भी सही है। तो अपना आंसर कौन सा होगा? उपयोग सभी। जी हाँ, तीनों ही सही है, तो अपना उपयोग सभी क्वेश्चन सही है। अस्पतालों और अन्य स्वास्थ्य स्थानों में संक्रमण कई कारण बहुत तेजी से फैलता है, क्योंकि अस्पताल में लोग बीमार और बहुत कमजोर होते हैं। अस्पतालों और नर्सिंग होम में लोगों में संक्रमण होने का खतरा इसलिए भी अधिक होता है, क्योंकि वे सभी अपने घरों में रहने के बजाय एक ही क्षेत्र में रहते हैं। जब लोग एक बड़े समुदाय में रहते हैं, तो रोगाणु और रोग एक बीमारी रोगी या निवासी से दूसरे को बहुत तेजी से फैलता है। हमारे रोगी भी संक्रमण से खतरे में है, क्योंकि HIV, जुखाम या फ्लू जैसी बीमारियां, कुछ दवाएं बुढ़ापा, एक शिशु की या कमजोरी पैदा कर सकते हैं। ऐसे मरीज जिनमें लंबे समय तक HIV एड्स हो गया हो या जुखाम हो रखी हो, कोई फ्लू बीमारी हो गई हो, या बुजुर्ग लोग हो, उनमें संक्रमण सबसे ज़्यादा फैलता है। बच्चों में हुआ ये संक्रमण फैलता है, तो उसे रोकने के लिए एक नर्सिंग जो होम सहायक है, वो एक प्रिवेंशन के रूप में उसको संक्रमण को नियंत्रित कर सकता है। कैसे? क्लीननेस रख के, आसपास की गंदगी नहीं होने देना, और मरीज को अच्छी तरह नहलाना धुलाना, और प्रॉपर तरीके से अच्छी ड्रेस पहनाना, क्लीननेस कपड़े पहनाना, ये चीज़ों का ध्यान रखना होता है। ये आवश्यक है कि उन क्षेत्रों में जहां शिशु, बुजुर्ग और बहुत बीमार लोग रहते हैं, वहां विशेष संक्रमण नियंत्रण अस्पतालों और अन्य स्वास्थ्य स्थानों में संक्रमण कई कारण बनाए रखे जाए। इन क्षेत्रों में से कुछ हैं: एक प्रसव कमरा होता है, ICU होता है, किडनी क्षेत्र होता है। इन जगहों पर सबसे ज्यादा संक्रमण फैलने की संभावनाएं होती है। संक्रमण का चक्र जो रिसाइकिल होता है, एक मरीज से दूसरे मरीज में, दूसरे मरीज से तीसरे मरीज में, ऐसे ही साइकिल चलती है संक्रमण की, जो फैलती रहती है। इसे रोकने के लिए क्लीननेस बहुत जरूरी होता है। अब संक्रमण का चक्र क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे।
संक्रमण कैसे फैलता है? संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में तब प्रसार करता है जब कीटाणु शरीर को छोड़ने में सक्षम हो, उनके पास परिवहन के साधन हो और दूसरे शरीर में प्रवेश कर सकते हो। नर्सिंग सहायक कीटाणुओं को किसी का शरीर छोड़ने से नहीं रोक सकते। रोगाणु व्यक्ति के शरीर को तब छोड़ते हैं जब बच्चे खास ठीक अपनी आंत को हिलाते हैं और जब उन्हें निकासी घाव हुआ हो। छींक और खांसी पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं होता, लेकिन आप टिश्यू पर नियंत्रण होता है जो कोई तब उपयोग करता है जब वह छींकता या खांसता है। टिश्यू कीटाणु के लिए रास्ता जिससे वे व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरण होते हैं। अब इसको फैलने का कारण क्या क्या हो सकता है? संक्रमण का कैसे चक्र ये एक मरीज से दूसरे मरीज में चला जाता है? छींकने से या कोई घाव खुला होता है उससे। अब इस चीजों को अपन एक होम्योपैथिक का सहारा ये होता है कि वो उसे टिश्यू पेपर दे सकता है, जिससे टिश्यू पेपर से जो छींका हुआ है उसे वो उस पे टिश्यू पेपर पे आके उसके कीटाणुओं को वहीं तक सीमित कर सकता है। इसलिए एक मरीज को अपन टिश्यू पेपर का उपयोग करने के लिए बोलते हैं या उसके पास जो भी रुमाल है उसका उपयोग करने के लिए मरीज को बोला जाता है। टिश्यू और आपके हाथ कीटाणु के लिए वाहन है, जैसे एक कार एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए वाहन है। रोगाणु तब तक एक सीन से दूसरे स्थान स्थापित नहीं हो सकते जब तक उनके पास परिवहन के साधन हो। अगर आप उनसे यह दूर कर लें, वे एक व्यक्ति से दूसरे में नहीं जा सकते। टिश्यू हाथ और अन्य सभी वस्तुएं जिनमें शरीर के तरल पदार्थ हो या हो सकते हैं, वह कीटाणुओं को एक व्यक्ति से दूसरे को स्थानांतरित करने सकते हैं। हमें संक्रमण के प्रसार को कीटाणुओं से परिवहन दूर करके रोक सकते हैं। हम संक्रमण के चक्र को तोड़ सकते हैं और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमण को जाने से रोक सकते हैं। जब हम हर मरीज के संपर्क करने के पहले और बाद में अपने हाथों को ठीक से धो लें। प्रत्येक कार्य करने के पहले और बाद में अपने हाथों को ठीक से धो लें। संक्रमण के चक्र को रोकने के लिए एक होम्योपैथिक का ये कार्य होता है कि वो मरीज के जो भी उपकरण है उनको प्रॉपर तरीके से धोना या अपने हाथों को प्रॉपर तरीके से धो के दूसरे मरीज के हाथ लगाना, उससे संक्रमण को रोका जा सकता है। तीसरा है सभी चीजें जिनमें कीटाणु हो सकते हैं उन पर उचित तरीके से कार्य करना है। अन्य साधारण कार्य करें, जैसे गंदी चादरों को कपड़ों से दूर रखना है। अब संक्रमण नियंत्रण के उपाय क्या क्या उपाय हो सकते हैं? संक्रमण नियंत्रण और मानक सावधानी प्रक्रियाओं का पालन करें। खतरनाक अपशिष्ट को ठीक से संभालें। नुकीली चीजों को ठीक से संभालना है। अब मानक सावधानियां क्या क्या चीजें होती है? मानक सावधानी में क्या क्या चीजें आती हैं, कैसे आप उसको रोक सकते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सभी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को मानक सावधानियों का पालन करना चाहिए। जब वे रक्त या शरीर के अन्य तरल पदार्थ वाली चीजों को संभाले या फेंके, सभी शरीर के तरल पदार्थ ऐसे संक्रमण को परिवहन करते हैं। इसलिए आपको मानक सावधानियों का उपयोग करना चाहिए जब भी आप किसी भी ऐसे पदार्थ को हाथ में लेते हैं जिन्हें संक्रमण हो सकता है। ऐसे पदार्थ जिनको अपने एक होम्योपैथिक को या एक नर्सिंग स्टाफ को संक्रमण फैल सकता है, ऐसी चीजों में कौन कौन सी चीजें आती हैं उसके बारे में हम बता रहे हैं। शरीर के तरल पदार्थों के कुछ उदाहरण हैं, जैसे वह रक्त, ब्लड जिसे कहा जाता है, यूरिन मूत्र को बोला जाता है, स्तन का दूध, माता से निकलने वाला दूध, उसको आंसू से भी संक्रमण फैल सकता है। मल या उल्टी से भी संक्रमण फैल सकता है। गांव से निकला हुआ पानी, उससे भी संक्रमण फैल सकता है। फेफड़ों, पेट, रीढ़ की हड्डी क्षेत्र आदि से लिया गया तरल पदार्थ, उससे भी संक्रमण फैल सकता है। मल से भी संक्रमण फैल सकता है। नाक से स्राव जो स्पुटम यह होता है उससे भी हम फैल सकता है। लार से भी फैल सकता है और थूक से भी संक्रमण फैल सकता है। ये एक मानक सावधानियां के लिए बताया गया है। मानक सावधानी में जो तरल पदार्थ आते हैं मानव द्वारा फैला गया संक्रमण है, इन चीजों में संक्रमण हो सकता है। अब अभ्यास प्रश्न 2, संक्रमण नियंत्रण के उपाय में क्या क्या शामिल हो सकते हैं? बताइए आप लोग क्या क्या शामिल हो सकते हैं जो अभी हमने लोगों ने पढ़ा है। संक्रमण नियंत्रण और मानक सावधानियां प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए, सही है। खतरनाक अपशिष्ट को ठीक से संभालें, सही है। नुकीली चीजों को ठीक से संभालना है, सही है। तो अपना आंसर कौन सा होगा? उपयुक्त सभी, सही आंसर है।
मानक सावधानियां आचरण। अब क्या क्या आचरण होते हैं मानक सावधानी का, अब क्या क्या प्रक्रियाएं करनी चाहिए एक होम सहायक को मानक सावधानियों में। पहला, हाथ धोने की प्रक्रिया आपको चाहिए, मतलब अपने हाथों को धोना है। हर मरीज से संपर्क करने से पहले और बाद में अपने हाथों को धोना चाहिए। दस्ताने हाथ धोने का विकल्प नहीं है, हर कार्य के पहले और बाद में हाथ धोएं। दस्ताने पहनने से पहले भी आपको अच्छी तरह से हाथ धोना है और दस्ताने खोलने के बाद भी आपको हाथों को प्रॉपर तरीके से धोना है, जो हमने बताई है 7 स्टेप, उसके अकॉर्डिंग। अपने आप को स्वस्थ रखें, खुद को भी स्वस्थ रखना है, होम हेल्थ सहायक को खुद को भी स्वस्थ रहना जरूरी होता है इसमें। अपने रोगियों को स्वस्थ रखें, अपने हाथों को ठीक से धोएं। जब भी आप किसी भी शरीर के तरल पदार्थ को छुए, जिसमें मूत्र बैग, मूत्रालय या बिस्तर पान को खाली भी शामिल है, दस्ताने पहने। जब भी आप यूरिन बैग खाली कर रहे हो या स्पूटम बैग खाली कर रहे हो, उससे पहले दस्ताने पहनने चाहिए ताकि इन्फेक्शन आपके नहीं फैले और आपसे मरीज तक नहीं पहुंचे। इसके लिए दस्तानों का प्रयोग करना चाहिए। प्रत्येक उपयोग के बाद उचित तरीके से अपने दस्तानों निकालें और उन्हें फेंक दें। जब आपका कार्य पूरा हो जाए, उसके बाद जो दस्ताने पहन रखे हैं उन्हें प्रॉपर तरीके से डिस्पोजल कर देना चाहिए। अधिकांश अस्पतालों, नर्सिंग होम दस्तानों और अन्य सभी चीज़ों जो नुकीली ना हो उन्हें फेंकने के लिए लाल बैग का उपयोग करते हैं। दस्तानों और जो नुकीली चीज़ें होती है, जो प्लास्टिक चीज़ें होती हैं, उन्हें फेंकने के लिए कौन सा बैग यूज़ करते हैं अपन? लाल बैग, यानी रेड बैग होता है, उसमें डालते हैं। अब दस्तानों का प्रयोग कभी भी एक बार से अधिक नहीं करें। एक मरीज को छू रहे हो तो उस मरीज के उन्हीं दस्तानों का उपयोग करें। दूसरे मरीज को अगर छूना चाहते हो तो उसके लिए पहले उन दस्तानों को खोलना है और दूसरे मरीज को छूने से पहले उन दस्तानों को पहनना है ताकि उसे संक्रमण से बचाया जा सके। उन्हें हर उपयोग के बाद फेंक दिया जाना चाहिए, उन्हें दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। दस्ताने निकालने के तुरंत बाद अपने हाथों को धो लेना चाहिए। कभी भी ऐसे दस्ताने पहनकर हाल में नहीं घूमे जिन्होंने अभी अभी मरीज को या शरीर के तरल पदार्थ को छुआ है। ऐसे दस्ताने नहीं पहनना है। मास्क, आंख की सुरक्षा और चेहरे की ढाल जैसे व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का उपयोग करें यदि हो तो। आप रोगी की देखभाल गतिविधि के करीब हैं जिसमें शरीर के तरल पदार्थ के छींटे या छिड़क करना शामिल हो सकते हैं। जब आप सीपीआर या बचाव सांस दे रहे हो तो विशेष मास्क या अम्बू बैग का प्रयोग करें। जब आप सीपीआर दे रहे हो किसी मरीज को तो उसे बचाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? मास्क का या अम्बू बैग का उपयोग करते हैं। तुरंत सभी एकल उपयोग व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण इस्तेमाल के तुरंत बाद फेंक देना चाहिए। या अगर आपने मास्क उपयोग कर रहे हो तो उस मरीज का तो किसी दूसरे मरीज के उपयोग नहीं लेना चाहिए। अम्बू बैग को अगर आप यूज में ले रहे हो उसको प्रॉपर तरीके से धो के अच्छी तरह क्लीन करके उसको फिर रखना चाहिए। रोगी देखभाल के उपकरण और आपूर्तियां आपको क्या चाहिए, उसमें पहनने के लिए क्या क्या चाहिए, क्या क्या इक्विपमेंट्स होने चाहिए आपको। एक होम हेल्थ सहायक को जो कार्य कर रहा है उसमें क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए। गाउन पहनने, जब भी आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जिसमें शरीर के तरल पदार्थ से आपके कपड़े खराब होने की संभावना हो तो आपको गाउन पहनना चाहिए। आपको प्लास्टिक गाउन पहनना चाहिए। जब शरीर स्राव गीला हो, प्लास्टिक गाउन शरीर के तरल पदार्थ को आपके कपड़े या वर्दी के अंदर नहीं जाने देता। गाउन को हटाए और फेंक दे। गाउन हटाने के तुरंत बाद अपने हाथों को धो लेना चाहिए। जब गाउन आप पहने हो, गाउन को हटा रहे हो तो आपको हाथों को तुरंत धो लेना चाहिए ताकि उससे संक्रमण नहीं फैले। मानक सावधानी आचरण क्या होगा? रोगी देखभाल के उपकरण और आपूर्तियां आपको क्या चाहिए। जब आप मरीज को देख रहे हो उसमें क्या क्या उपकरण चाहिए और क्या क्या आपूर्तियां करोगे आप, उसके बारे में हम जानेंगे। रोगी देखभाल के सभी गंदे उपकरणों का ध्यान रखें जिससे कि वे आपके कपड़े या अन्य मरीज को न छुए। सभी रोगी देखभाल के एकल उपयोग उपकरण हैं और आपूर्ति उचित तरीके से फेंक दें। जो भी एक मरीज के आप उपयोग कर रहे हो उपकरण, उनको अच्छी तरह प्रॉपर तरीके से धो के रखना है, या जो आप अनयूज है उनको फेंक सकते हो। एक मरीज के साथ एकल उपयोग रोगी आपूर्ति का प्रयोग करें, यानी जो इक्विपमेंट्स एक मरीज को उपयोग कर रहे हो उसी को उपयोग करना है, दूसरे मरीज का उसको उपयोग नहीं करना है। यह उपकरण किसी अन्य मरीज के साथ प्रयोग ना करें। सभी रोगी देखभाल की चीजों जैसे मूत्रालय, बिस्तर, पेन पर रोगी का नाम और कमरा नंबर लिखें। जिस मरीज का अगर आप यूरिन बैग फेंक रहे हो तो उस पर अपना उसका कमरा नंबर लिखना है और मरीज का जो
CR नंबर होते हैं वो लिखना होता है ताकि मरीज का इन्फेक्शन हुआ है उसे बचाया जा सके। मानक सावधानी आचरण, पर्यावरण नियंत्रण आपको क्या चाहिए? अब पर्यावरण नियंत्रण में आप क्या क्या उसके आसपास की गंदगी को कैसे नियंत्रण कर सकते हो, उसके पर्यावरण को कैसे नियंत्रित कर सकते हो? बेड साइड टेबल या नाइट स्टैंड जैसे नियमित रूप से गंदे दिखने वाले सभी चीजों को नियमित रूप से साफ करें। जब मरीज लेटा होता है उसके बाद में उसके पास में जो बेड साइड टेबल होती है या नाइट स्टैंड होता है, जो IV स्टैंड होता है, उनको प्रॉपर तरीके से अच्छी तरह से क्लीन करना चाहिए रोज, जिससे मरीज को संक्रमण नहीं फैले। हस्तानालन सावधानियां, जब व्यक्ति में संक्रमण हो तो उसे नियंत्रित करना बहुत मुश्किल है, तब मानक सावधानी के अलावा विशेष हस्तानालन सावधानियों का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए विशेष हस्ताक्षर सावधानियां तब जरूरी है जब व्यक्ति को TB, गंभीर वायरस संक्रमण, कंठमाला या कोई अन्य बीमारी हो जो दूसरों को बहुत जल्दी पकड़ सकती है। इन विशेष सावधानियों के साथ लोगों को आमतौर पर निजी कमरे में रखा जाता है। ऐसे मरीज जिनके TB हो, कोई वायरस संक्रमण बीमारी हो या कंठमाला जिसमें कंठों की प्रॉब्लम हो, ऐसे मरीज को अपने को एक अलग से प्रॉपर तरीके से रूम देना चाहिए जिससे दूसरा मरीज को संक्रमण नहीं फैले। इसके प्रॉपर तरीका ध्यान रखना चाहिए। सावधानी के 3 प्रकार होते हैं। पहली है बूंद, संपर्क या छूना, दूसरा हवा। अब कैसे फैल सकता है? मरीज खांसता है तो उसकी बूंद, जो लार्वा निकलता है उसकी बूंद से भी दूसरे मरीज में संक्रमण फैल सकता है। दूसरा है संपर्क या छूना। मरीज, TB वाला मरीज अगर किसी मरीज से खाना खा रहा है साथ में बैठ कर तो उसके TB फैल सकता है, और कोई वायरस हो रखा है उससे भी अपने को मरीज से दूर रखना है जिससे वायरस फैले नहीं। हवाओं से भी मरीज में TB का फैलने का बहुत संभावना होती है, इसलिए इस मरीज को दूर रखा जाता है। अब पर्यावरण नियंत्रण तो आप क्या चाहिए? TB से पीड़ित व्यक्ति को हवाई सावधानी से रखा जाता है। जब व्यक्ति को TB होती है तो उन्हें विशेष कमरे में रखा जाता है और व्यक्ति के दरवाजे के बाहर संकेत लगाया जाता है। यह संकेत आपको बताता है कि आपके कमरे में जाने से पहले क्या करना चाहिए और आपके कमरे से बाहर निकलते हुए क्या करना चाहिए। इस कमरे में जा रहे हो सभी लोगों को विशेष मास्क पहनना चाहिए जिसमें नेपा मास्क कहा जाता है। खराब श्वसन संक्रमण जैसे कंठमाला, फ्लू से पीड़ित व्यक्ति को हवाई अलगाव पर रखा जाता है। नर्सिंग सहायकों और अन्य स्वास्थ्य सेवाओं प्रदाताओं को ऐसे व्यक्ति के कमरे में जाने पर नियमित मास्क पहनना होता है। लोगों का गंभीर घाव या त्वचा संक्रमण, बुरे संक्रमण के लिए संपर्क सावधानियों पर रखा जाता है जो छंठ राजतंत्र को प्रभावित करते हैं। संपर्क अलगाव पर रहे व्यक्ति कमरे में प्रवेश करने पर गाउन या दस्ताने पहनना आवश्यक है। अपने हाथ धोते समय आपको विशेष सावधानी का उपयोग करना चाहिए। एक होम हेल्थ सहायक को, जब TB मरीज का आप केयर कर रहे हो तो अपने को प्रॉपर तरीके से PPE किट जो पहनते हैं वो पहनना चाहिए और मास्क जरूर लगाना चाहिए ताकि मरीज के इन्फेक्शन नहीं फैले। पर्यावरण नियंत्रण आपको क्या चाहिए? विशेष अपशिष्ट संचालन, संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए भी सभी को चाहिए कि शरीर के सभी तरल पदार्थ, कचरे या कूड़े को फेंक देना चाहिए। अगर वे कीटाणु से संक्रमित थे, आपको सभी गाउन, दस्ताने, मास्क, पट्टियां व अन्य चीजें, तेज धार वाली वस्तुएं इसे लाल बैग में फेंक देना चाहिए। इसलिए लाल कचरा बैग में खतरनाक अपशिष्ट होते हैं। उन विशेष लाल बैगों को उन लोगों द्वारा सुरक्षित रूप से हिलाया और संचालित किया जाता है जिन्हें उन्हें संचालित करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। जो भी आप मरीज का उपयोग में ली जा रही है, जैसे गाउन आप पहन रखे हो, दस्ताने पहन रखे हो या मास्क लगा रखे हो, मरीज के पट्टियां की है वो पट्टियां, जो भी चीजें हैं या जो नुकीली चीजें उनको किस में डालना है? लाल बैग में। लाल बैग को हिलाया डुलाया नहीं जाता, उनको एक तरह प्रॉपर तरीके से रखा जाता है। अब अगला है नुकीली चीजों को सुरक्षित संचालन कैसे करना है? संक्रमण को रोका जा सकता है जब हम तेज धार वाली वस्तुओं या चीजों जैसे सुइयों का इस्तेमाल हो रहे उसे फेंकना उचित तरीके से करें, क्योंकि सुइयां और तेजी वस्तुएं लाल कचरा बैग के माध्यम से बाहर आ सकती है। उन्हें कठोर पचन रहित कंटेनर में रखा जाना चाहिए। ऐसे कई कठिन लाल कंटेनर रोगी के कमरे में दीवारों पर और न कि दवा चार्ट पर पाए जाते हैं। यह तेज वस्तुएं खतरनाक अपशिष्ट के रूप में भी जानी जाती है। नुकीली चीजें होती हैं जो अपन डालते हैं ब्लू कलर बाल्टी में, उसमें डाला जाता है, उसको प्रॉपर तरीके से बंद किया जाता है ताकि वो फटने के बाहर नहीं निकले और किसी के चुभे नहीं। इसलिए नुकीली चीजों का प्रॉपर तरीके से एक होम्योपैथी को ध्यान रखना चाहिए। अब पर्यावरण नियंत्रण आप क्या करना है? स्वयं को स्वच्छ रखना है। सबसे पहले आपको खुद को हेल्थी रहना है।
यहाँ कई ऐसी चीजें जो आप स्वस्थ रहने के लिए कह सकते हैं। जब आप स्वयं को स्वस्थ रखते हो तो आप आसानी से कई संक्रमणों से लड़ सकते हैं। जब आप स्वस्थ हो तो आप रोगियों के कोई बीमारी या संक्रमण नहीं हो सकता। अगर आप स्वयं स्वस्थ हो तो आप हर स्वस्थ उस रोगी से इलाज कर सकते हो जिससे संक्रमण नहीं हो, आपसे भी संक्रमण नहीं फैले। अब स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या चाहिए? खूब आराम करें, अच्छा आहार लें, भोजन अच्छा खाना चाहिए, नियमित रूप से व्यायाम करें, रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए, अपने तनाव का प्रबंध करें। यदि अब तक आपने नहीं लिया हो तो एक हेपेटाइटिस बी शॉट लगवाएं। अगर आप भी होम हेल्थ पे जब काम करने जाओ तो उससे पहले हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन जरूर लगाना है। हर साल फ्लू चार्ट लेना चाहिए। यदि आपके डॉक्टर सोचते हैं कि निमोनिया चार्ट लेना है आपके लिए अच्छा है तो उसे लगवाएं। अगर डॉक्टर कह रहा है कि आपको अगर निमोनिया का टीका लगाना है तो आपको लगवाना है प्रॉपर तरीके से। पर्यावरण जितना संभव हो अपने घर में अन्य बीमारी लोगों से दूर रहें। अपने रोगियों और निवासियों को स्वस्थ रखना है। नर्सिंग सहायक और अन्य स्वास्थ्य से प्रदाताओं एक साथ मिलकर अपने रोगियों और निवासियों को हर संभव स्वस्थ रखने के लिए काम कर सकते हैं। आप उनकी मदद कर सकते हैं अच्छा आहार पाने में, खूब सारा तरल पदार्थ का सेवन करने में, पर्याप्त नींद और आराम लेने में, उनके तनाव का प्रबंधन करने में, उनका फ्लू निमोनिया या हेपेटाइटिस बी शॉट लगवाने में जितना अधिक संभव हो। अब संक्रमण नियंत्रण में होम हेल्थ की क्या क्या भूमिका होती है, कैसे वो संक्रमण को रोकता है। संक्रमण और अन्य बीमारियों लोगों से दूर रखने में संक्रमण नियंत्रण में होम हेल्थ की क्या भूमिका होती है। पहले, चोट लगे घाव को तुरंत धोया जाना चाहिए, घाव से खून निकलना चाहिए। अगर मरीज की चोट लगी हुई है तो जो चोट लगी हुई है उस घाव को तुरंत धोना चाहिए और जो घाव में खून है उसको प्रॉपर तरीके से निकाल देना चाहिए। यदि त्वचा में संदूषण हो जाए तो उसे क्षेत्र को तुरंत धो लें। यदि मरीज में कोई प्रॉब्लम हुई हो उस क्षेत्र को तुरंत उसको धो देना चाहिए। नाक या मुंह पर बौछार पानी के साथ किया जाना चाहिए। आंखों में साफ पानी, नमक या रोगाणु रहित उत्तेजनक धो लें। पदार्थ की बौछार की आवश्यकता होती है। सुई, छड़ी या तेज चोटों में खून जनित संक्रमण जैसे एड्स, एचआईवी, एचपीवी और दूसरों का जोखिम बढ़ जाता है। तेज चोटों के बारे में सूचना देनी चाहिए। पुनः प्रयोजन तेजदार चीजों को ध्यान से इस्तेमाल करना चाहिए जिसे प्रसंस्करण के दौरान सीधे इस्तेमाल ना किया जाए। जो तेजदार चीजें हैं उनका प्रॉपर तरीके से ध्यान रखना है आपको। उससे यूज करने का किस प्रकार यूज करते हैं, कैसे यूज करना है, इसका बिल्कुल प्रॉपर तरीके से एक होम हेल्थ सहायक को प्रॉपर तरीके से ध्यान होना चाहिए। दबाव अल्सर। दबाव अल्सर क्या होता है? ऐसा मरीज जो लंबे समय तक बेड पर रहता है या वो कई दिनों से उठा नहीं हो, उस पे दबाव अल्सर होता है। उसे कैसे बचाना है, कैसे आपको मरीज को उसकी सहायता करनी है, उसे एक होम हेल्थ सहायक की क्या सहायता होती है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। दबाव अल्सर क्या है? बिस्तर के घाव, जिन्हें घाव या दबाव अल्सर भी कहा जाता है। त्वचा और अंतर्निहित टिश्यू को हुई चोट, मतलब जो त्वचा स्किन हुई और जो अंदर की टिश्यू है वो डैमेज हो जाते हैं, उससे लग जाती है चोट, उसे दबाव अल्सर होता है। जो त्वचा पर लंबे समय तक दबाव से उत्पन्न होता है। बिस्तर के घाव अक्सर उस त्वचा पर विकसित हो जाते हैं जो शरीर की हड्डियों वाले क्षेत्र जैसे एडी, टेकन, कुल्लो, कमर को ढकते हैं। बिस्तर के घाव तुरंत विकसित हो जाते हैं और अक्सर इनका इलाज मुश्किल होता है। कई चीजें जो बिस्तर के घावों को रोकने में मदद कर सकते हैं उनके उपचार में मदद कर सकता है। अस्पताल में देखे जाने वाले एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीवों के महत्व को समझना चाहिए। समझ के कि कैसे अस्पताल उत्पन्न संक्रमण के लिए निगरानी की जाती है और निगरानी डेटा का क्या महत्व होता है। उपकरणों की सफाई, परिशोधन, सुरक्षात्मक उपकरणों को पहनना चाहिए। प्रथम अवस्था, अब इसकी कुछ अवस्थाएं होती है जो होती है 4। प्रथम अवस्था, दबाव घाव के शुरुआत चरण की निम्नलिखित विशेषताएं होती है। जो पहला चरण होता है प्रथम, उसमें क्या क्या सिम्टम्स दिखते हैं मरीज के दबाव अल्सर में, उसके बारे में हम जानेंगे। दबाव, त्वचा फटी नहीं होती है, उसमें कोई त्वचा फटती नहीं है। त्वचा हरे रंग की त्वचा वालों में लाल दिखाई देती है। जब दबाव अल्सर होता है वहां पे हल्का सा लाल रंग सा दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है और छूने पर त्वचा कुछ देर के लिए हल्की सफेद नहीं पड़ती। मतलब जब आप उसको छूओगे उस रेड लाल दिखाई देने वाली त्वचा को तो वहां पे हल्की सी वो वाइटनेस नहीं होती है।
गहरे रंग की त्वचा वाले लोगों में त्वचा मलिनीकरण दिख सकता है और ये छूने पर हल्की नहीं पड़ती। क्षेत्र आसपास की त्वचा को तुलना में मुलायम, दर्दनाक स्तर, कोमल, गर्म या ठंडी हो सकती है। जब मरीज वो वहां पे छुएंगे तो वहां देखेंगे तो वहां पे उसको इचिंग होगी या उसे दर्द पेन जैसा महसूस होगा। पहले स्टेप में हमने पढ़ा मरीज का क्या होगा, सबसे पहले उसकी त्वचा लाल हो जाएगी। जब हम उसको छुएंगे तो वो सफेद नहीं पड़ेगी और छूने पे उसके दर्द होगा या वो ठंडी या गर्म होगी। ऐसी प्रथम अवस्था में देखी जाती है। अब द्वितीय अवस्था क्या आती है, त्वचा की बाहरी परत एपिडर्मिस, त्वचा की अनिहित परत डर्मिस का हिस्सा क्षतिग्रस्त या खो जाता है। यानी कि जो डर्मिस लेयर होती है, एपिडर्मिस लेयर होती है, वो दोनों अवस्थाएं खराब होना स्टार्ट हो जाती है। घाव घाव उतलता गुलाबी या लाल रंग हो सकता है। घाव है वो गुलाबी हो जाता है। घाव एक तरह पदार्थ से बड़े छाले या फूड छाले की तरह लग सकता है। तृतीय अवस्था में क्या होता है, अल्सर एक गहरा घाव होता है। त्वचा का नुकसान आम तौर पर कुछ वसा का उजागर करता है। अल्सर गड्ढे की तरह लगता है। घाव के नीचे कुछ पीली मर टिश्यू हो सकती है। मतलब ऐसा घाव जहाँ पर नुकसान हो सकता है वह अल्सर होता है, वहाँ गड्ढा हो जाता है और घाव कैसा दिखने लग जाता है, टिश्यू कैसे दिखने, पीले पीले टिश्यू उसको दिखाई देने लग जाते हैं। नुकसान स्वस्थ त्वचा की परतों नीचे प्राथमिक घाव से पैर भी बढ़ सकता है। अब चौथी अवस्था क्या होती है, चतुर्थ अवस्था, अल्सर टिश्यू की बड़े पैमाने में नुकसान पता चलता है। घाव मांसपेशियां, हड्डियां, पट्टे को दर्दा सकता है। घाव के निचले हिस्से में मर टिश्यू के होने की संभावना है जो पीला या गाढ़ा या दर्दार हो सकता है। इसमें पैन नहीं होता है। नुकसान अक्सर स्वस्थ त्वचा की परतों के नीचे प्राथमिक घाव पर फैल जाता है। अवस्थाहीन दबाव असर को तब चरण रहित माना जाता है अगर उसकी सतह पीली, भूरे, काले या मर टिश्यू के साथ कवर हो या देखना संभव नहीं हो पाता है कि घाव कितना गहरा होता है। दबाव अल्सर क्या होता है, गहरी टिश्यू चोट। गहरी टिश्यू चोट के निम्नलिखित लक्षण हो सकते हैं। अब जो दबाव अल्सर होता है में गहरी चोट लग जाती है, उसमें क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे हमें। पहला है, त्वचा बैंगनी या लाल रंग की होगी लेकिन त्वचा फटी नहीं होगी। खून से भरे छाले मौजूद होंगे। क्षेत्र दर्दनाक, कठोर या गुदगुदा होगा। आसपास की त्वचा की तुलना में क्षेत्र गर्म या ठंडा होगा। गहरे रंग की त्वचा वाले लोगों में एक चमकदार पैच या त्वचा के रंग में परिवर्तन उभर सकता है। दबाव घाव के सामान्य लक्षण, क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे। लोग जो व्हीलचेयर का उपयोग करते हैं उनमें दबाव घाव अक्सर न्यू स्थानों पर त्वचा पर पाए जाते हैं। दुबजी या कुल्लों पे, कंधे की हड्डी या रीढ़ की हड्डी पर, हाथ और पैरों का पिछला हिस्सा जिसके सारे कुर्सी पर टेक लेता है। वे लोग जो बिस्तर तक ही सीमित रहते हैं। आप चिन्हों में निम्नलिखित शामिल है, कमर या सिर के कोने में, कान की रीढ़ में, कंधे की हड्डी में, खुले पीठ या निचला हिस्सा दुबीची, एडी देखने या घुटने के पीछे की त्वचा में। जो दबाव अल्सर होते हैं कहाँ कहाँ होते हैं, एक तो कंधे में, हड्डी में या कुल्लों पर, कान की रिम में, ऐसे ऐसे जगह पर घाव दबाव अल्सर दिखाई देंगे। बिस्तर के घाव का इलाज, अब कैसे जो बिस्तर पर रहता है उसका इलाज कैसे करना है। त्वचा के मलिनीकरण की जांच करें। पीठ के निचले हिस्से, दुपची पर, पैर की हड्डी, कुल्लों, घुटनों के कोने और टखनों पर विशेष ध्यान रखना है। मतलब एक होम्योपैथी को अच्छी तरह से वहां से क्लीननेस रखना है। मरीज को हर 2 घंटे में उसको कलवट दिलाना है जिससे उसके दबाव अल्सर की मात्रा बढ़े नहीं। अब रक्तस्राव या अन्य तरह पदार्थ की जांच करनी है। मरीज की हालत पर ध्यान देना है। बिस्तर घावों का गंभीरता को समझना चाहिए। खून कैसे बहता है, खून कैसे रोका जाता है। यदि रक्तस्राव बंद नहीं होता है तो क्या करना चाहिए। यदि रक्तस्राव नाक, कान आदि के माध्यम से होता है तो खूनी खांसी हो सकती है। चोट गहरे घाव के कारण हो सकती है। हड्डी टूटने के कारण भी खून बह सकता है। उल्टी में भी खून आ सकता है। पेट की कोमलता के कारण भी खून आ सकता है। झटका लगने से भी खून बह सकता है। नजरअंदाज करने वाले चरण कौन कौन है। विस्थापित अंग को बदलने की कोशिश मत करें। घाव को एक साफ कपड़े से ढक देना चाहिए। किसी भी जुड़े तत्वों को दूर करने की कोशिश ना करें। अब दबाव अल्सर क्या होता है, दबाव अल्सर कितनी अवस्थाएं होती है बताइए आप। कौन की अवस्थाएं थे जो अभी हमने पढ़ी है। 2 होती है, वह 3 होती है, से 4 होती है, द 5 होती है। बताइए क्या आंसर रहेगा अपना, से 4 सही है आपका आंसर। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कृपया करके हमें कमेंट जरूर बताएं और हमारे वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।